अच्छा, जिस तरह हमने डिमांड के डिटरमिनेंट्स पढ़े थे ना, ठीक है ना, इसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के भी डिटरमिनेंट्स होंगे। जिस तरह हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिटरमिनेंट्स पढ़े थे कि नेचर ऑफ द कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट्स, कम्प्लीमेंट गुड्स, याद है ना, इनकम्पेयर, डिपेंड और ये मुख्तलिफ चीजें। इसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हम किस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि एक सप्लाई इलास्टिक है और एक सप्लाई इनइलास्टिक। आप किस तरह डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट प्राइस सेंसिटिव है और प्रोडक्ट प्राइस सेंसिटिव नहीं है, प्रोडक्ट की सप्लाई प्राइस सेंसिटिव है, प्रोडक्ट की सप्लाई प्राइस सेंसिटिव नहीं है, किस तरह हम डिसाइड करेंगे। तो जिस तरह हमने डिमांड के केस में पढ़े थे ना, तो सप्लाई के केस में भी हम पढ़ेंगे। इसको कहते हैं की डिटरमिनेंट्स, कि किस बेस पे आप डिसाइड करोगे कि एक प्रोडक्ट आपके लिए प्राइस सेंसिटिव। एक मिनट वेट करें। कि एक प्रोडक्ट आपके लिए प्राइस सेंसिटिव है कि नहीं, किस तरह प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा। अब ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक्स, कि यार अगर स्टॉक्स ज्यादा अवेलेबल है तो प्रोडक्ट हमारे लिए इलास्टिक होगा, प्रोडक्ट की सप्लाई इलास्टिक होगी। और अगर स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट मार्केट में तो हमारे लिए इनइलास्टिक। मैं बताता हूं आपको, इधर आप देखिए। इफ बेक स्टॉक एग्जिस्ट then these will be sold, and if the demand increases without the need for the price to use। अब आप देखें, अगर मार्केट के अंदर डिमांड एक प्रोडक्ट की ज्यादा हो रही है, ठीक है, और आपके पास स्टॉक इन गोदाम में ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी है, ज्यादा स्टॉक्स पड़ा है, ठीक है, तो आप मार्केट में सप्लाई ज्यादा करोगे। हालांकि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई और आपके पास सप्लाई भी ज्यादा पड़ी है, आपके पास स्टॉक्स भी ज्यादा पड़ी है, तो आप मार्केट में ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाओगे। क्यों? क्योंकि बैग पे स्टॉक पड़ा है। तो हालांकि प्राइस इतनी नहीं बढ़ी होगी, लेकिन चूंकि आपके पास स्टॉक ज्यादा है और लोग डिमांड भी कर रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि मैं ज्यादा से ज्यादा से स्टॉक से निकाल के ना मार्केट में सप्लाई कर दूं। हालांकि प्राइस इतनी नहीं बढ़ी होगी, तो हमारे लिए डिमांड सप्लाई इनइलास्टिक होगी। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक्स ज्यादा नहीं है, ठीक है, और आप स्टॉक्स ज्यादा नहीं है, तो आप मार्केट में थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ जाएगी ना, तो आप सप्लाई ज्यादा कर लोगे, तो फिर डिमांड इलास्टिक हो जाएगी, सॉरी सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी। आई रिपीट, मैं दोबारा समझ दूंगा कि अगर आपके पास स्टॉक ज्यादा पड़ा है और लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, गोदाम में आपके पास बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा है, ठीक है, आपके पास गुड्स की नेचर ऐसी है कि वो स्टोरेबल है, वो ड्यूरेबल गुड्स है। तो अगर मार्केट में एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ भी जाती है, ठीक है, और प्राइस इतनी नहीं बढ़ी होगी, तो आप क्या कर लोगे, सप्लाई ज्यादा कर लोगे, ठीक है, तो इनइलास्टिक। लेकिन अगर आपके पास बैग पे स्टॉक इतना नहीं पड़ा, थोड़ा सा स्टॉक पड़ा है और थोड़ी सी भी अगर प्राइस बढ़ जाएगी, तो आप ज्यादा सप्लाई कर लोगे। या अगर बहुत भी प्राइस बढ़ जाए, एक और सिचुएशन कि अगर बहुत ज्यादा भी प्राइस बढ़ जाए मार्केट के अंदर, बहुत भी प्राइस बढ़ जाए, तो आपके पास तो मजीद स्टॉक तो नहीं पड़ा ना, गोदाम में स्टॉक ही नहीं है, तो आप सप्लाई कहां से करोगे, तो फिर इनइलास्टिक। क्लियर जी? जी पहले पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? सही। सो अगर स्टॉक ज्यादा पड़ा है मार्केट के अंदर और थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप सप्लाई ज्यादा कर लोगे। लेकिन अगर बैग पे स्टॉक्स ही नहीं है, बैग पे स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो प्राइस अगर बहुत भी बढ़ जाए तो तब भी आप सप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टॉक नहीं पड़ा ना। ठीक है जी। इफ डिमांड फॉल, लेट ज्वाइन किया आपने, चलो मैं दोबारा बढ़ाता हूँ। इफ डिमांड फॉल देन गुड विल बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड स्टोर। यार अगर मार्केट के अंदर डिमांड गिरती है ना, लोग आपकी प्रोडक्ट की डिमांड को पसंद नहीं करते, तो आप फिर क्या करोगे, मार्केट विड्रा कर लोगे, मार्केट से विड्रा कर लोगे और स्टोर कर लोगे। ठीक है जी। तो मार्केट के अंदर अगर डिमांड गिर जाती है, तो ऑटोमेटिकली आप सप्लाई डिक्रीज कर लोगे, ठीक है, लोग उसकी डिमांड पसंद नहीं करते, तो आप स्टोर कर लोगे। अच्छा, पहला पॉइंट मैं समझा देता हूं कि अगर स्टॉक ज्यादा अवेलेबल है, बैक स्टॉक, ठीक है जी,
मतलब गोदाम में बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा है और थोड़ी सी भी प्राइस चेंज हो जाए ना, थोड़ी सी भी प्राइस चेंज हो जाए तो आप सप्लाई ज्यादा कर लोगे, तो इलास्टिक उस सिचुएशन में। लेकिन अगर आपके पास बैग पे स्टॉक नहीं पड़ा और एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, लेकिन मार्केट में स्टॉक ही नहीं है, तो आप सप्लाई कहां से करोगे? तो फिर उस सिचुएशन में इनइलास्टिक। ठीक है भाई, ठीक है भाई दुल्ला, सरप्लस आएगा ना भाई। आपके पास सप्लाई ज्यादा पड़ी है, लोग डिमांड नहीं करें मार्केट में, आपकी प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा है, लोग डिमांड नहीं करेंगे। तो जब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, या सप्लाई ज्यादा डिमांड से, तो ऑटोमेटिकली सरप्लस आएगा ना। वो सरप्लस सिचुएशन में हमने पढ़ा था ना अबू बकर, उमर, कि सरप्लस उस सिचुएशन में कि जब डिमांड नहीं होगी और सप्लाई ज्यादा होगी, तो तब आपके पास सरप्लस आएगा। ठीक है, आप सप्लाई कर रहे हो लेकिन लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो आप मार्केट से विड्रा कर लोगे, दोबारा स्टोर कर लोगे, अगर आपके पास प्रोडक्ट की नेचर ऐसी है कि वो स्टोरेबल या ड्यूरेबल है। जी, greater ability to form to switch the resources to and from the substitute of production। यार अगर आपकी प्रोडक्ट की नेचर ऐसी है, फॉर एग्जांपल टी, कॉफी, क्लियर, तकरीबन मिलती जुलती चीजें हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर अगर सप्लाई गिरती है, सॉरी डिमांड गिरती है, लोग पसंद नहीं करते टी को और कॉफी को पसंद करते हैं, लेकिन आपके पास जो इक्विपमेंट, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप कहते हो कि यार मैं इसको इजीली सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरह, मैं यार टी नहीं बनाऊंगा, लोग कॉफी को पसंद करते हैं, मैं अपनी प्रोडक्शन जो रिसोर्सेज है ना, चाहे वो लेबर हो, चाहे आप मतलब आप सोचोगे कि यार मेरे जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो टी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो कॉफी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेरे पास जो कॉम्पिटेंट, मेरे पास ऐसा लेबर मौजूद है कि जो टी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कॉफी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप फिर क्या करोगे? आप अपने रिसोर्सेज को टी से कॉफी की तरफ शिफ्ट कर लोगे। अगर ये रिसोर्सेज इजिली शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, आप कहते हैं यार मैं टी नहीं बनाता, मैं ना अभी कॉफी बनाऊंगा, लोग कॉफी को ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, और ये रिसोर्सेज जो मेरे पास है मैं उससे टी नहीं बनाऊंगा, मैं इसको शिफ्ट करके आसानी से शिफ्ट करके ना कॉफी प्रोड्यूस कर लूंगा। अगर ये सिचुएशन है तो फिर आपके पास सप्लाई इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट के अंदर प्राइस गिर गई तो आप टी की सप्लाई नहीं करोगे ना, सो इलास्टिक इस सिचुएशन में। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक और मिसाल लें, अगर फॉर एग्जांपल आप डील कर रहे थे सीमेंट में, जस्ट एज्यूम कि आपकी सीमेंट की इंडस्ट्री थी, आप कहते यार सीमेंट की तो मार्केट में डिमांड ही नहीं है, मैं टेक्सटाइल की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा, मेरे जो रिसोर्सेज है ना मैं उसको टेक्सटाइल की तरफ शिफ्ट कर लूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि यार किसी के लिए सीमेंट के लिए अपनी इंडस्ट्री होती है, उसके अपने इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके अपनी लेबर मतलब कॉम्पिटेंट लेबर होती है, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड लोग, टेक्सटाइल के अपने। तो आप तो अब इसके जो रिसोर्सेज यूज कर रहे थे, मशीनरी और लेबर और बाकी मटेरियल, वो तो इस इधर यूज तो नहीं होंगे ना, इसको तो अपने लेबर और अपने इक्विपमेंट और अपने मटेरियल होंगे ना। तो इस सिचुएशन में इनइलास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि यार मैं चूंकि इधर शिफ्ट नहीं हो सकता, मैं अपने रिसोर्सेज इधर शिफ्ट नहीं कर सकता, तो मैं मजबूरन अगर प्राइस गिर भी जाएगी ना तो तब भी मैं कुछ ना कुछ सप्लाई करूंगा और मैं इस बिजनेस से शिफ्ट नहीं हो सकता। इज इट क्लियर जी? तो तब भी तो आप प्रोडक्शन तो करोगे ना, क्योंकि सीमेंट की प्रोडक्शन तो आप करोगे और सप्लाई करोगे, हालांकि मार्केट में प्राइस गिर गई है लेकिन फिर भी आप सप्लाई करोगे। तो ये सिचुएशन कि अगर रिसोर्सेज इजीली सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हो तो फिर आप इलास्टिक, उधर प्राइस गिर गई टी की तो कॉफी प्रोड्यूस कर लो, कोई मसला नहीं भैया, मैं कॉफी की टी की सप्लाई नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप सीमेंट से टेक्सटाइल की तरफ जाएंगे और सीमेंट की प्राइस गिर गई है और आप कहते हैं कि यार मैं तो टेक्सटाइल की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट ही डिफरेंट है, जो टेक्सटाइल कहते सीमेंट कहते हैं वो तो टेक्सटाइल में यूज नहीं होंगे, तो फिर हालांकि प्राइस गिर भी गई है तब भी आप मजबूरन प्रोडक्शन करोगे और तो कुछ ना कुछ सप्लाई करोगे मार्केट के अंदर। इंक्रीज एंट्री एंड एग्जिट एंड फ्रॉम द मार्केट, अगर आप मार्केट को आसानी से छोड़ सकते हैं, बिजनेस को आसानी से क्विट कर सकते हैं, देखिए कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि उसको आप इजीली आसानी से नहीं छोड़ सकते, उस पर बहुत से लॉज एप्लीकेबल होते हैं, उसको ना डी रजिस्टर करने के लिए और डिसमेंटल करने के लिए मतलब मुख्तलिफ कास्ट आती हैं। तो अगर आप एक बिजनेस को आसानी से क्विट कर सकते हो और आसानी से स्विच कर सकते हो दूसरे बिजनेस की तरफ, ठीक है, मतलब आप इजीली एंटर भी हो सकते हो दूसरे बिजनेस में और एग्जिस्टिंग बिजनेस से इजीली एग्जिट भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो,
तो फिर सप्लाई इलास्टिक होगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में डील करते हैं, वही सीमेंट वाली मिसाल, ठीक है ना, और आप सीमेंट इंडस्ट्री को आसानी से छोड़ सकते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आसानी से एंटर हो सकते हो। तो अगर सीमेंट की प्राइस गिरेगी तो आप ये बिजनेस छोड़ दो, इसमें एंटर हो जाओगे, तो इलास्टिक, ठीक है जी। लेकिन अगर इस बिजनेस को आप आसानी से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस पे मुख्तलिफ लॉ एप्लीकेबल होते हैं, और इसको आसानी से आप शुरू भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे मुख्तलिफ लॉज एप्लीकेबल है। इतना आसान काम तो नहीं कि एक बिजनेस को छोड़ के दूसरे की तरफ चला जाना, तो फिर इन इलास्टिक, ठीक है। तो अगर आप इजीली इंटर और एग्जिस्ट कर सकते हो तो इलास्टिक, और अगर आप इजीली इंटर एग्जिस्ट नहीं कर सकते हो इन इलास्टिक। जी, वो यहां से ये सवाल पूछेगा, पूछेगा आपसे ये सवाल। शॉर्ट लेंथ ऑफ प्रोडक्शन, यार अगर आपकी प्रोडक्ट की नेचर ऐसी है कि वो कम टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस होता है ना, तो जब आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, जब आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो फिर क्या करोगे, मार्केट के अंदर सप्लाई भी फिर ज्यादा करोगे ना। हालांकि मार्केट के अंदर हालांकि मार्केट के अंदर प्राइस अभी इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन चूंकि आप कम टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली सप्लाई भी ज्यादा करोगे। प्राइस नहीं बढ़ी फिर भी सप्लाई इनइलास्टिक होगी, ठीक है ना, क्योंकि सप्लाई तो आप ज्यादा कर रहे हो, लेकिन मार्केट में प्राइस में तो या तो चेंज नहीं आया, ठीक है, और लेकिन सप्लाई में चेंज आया तो इनइलास्टिक। क्लियर है ना। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा टाइम ले रहा है, आपका प्रोडक्शन ज्यादा टाइम ले रहा है, और आप ज्यादा टाइम में कम प्रोड्यूस कर रहे हो, और आपकी प्राइस बढ़ भी जाए, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत भी बढ़ गई, लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट, लेकिन आपका प्रोडक्शन प्रोसेस ही इस नेचर का है कि वो ज्यादा टाइम लेता है, तो इधर इस सिचुएशन में प्राइस तो बहुत बढ़ गई, क्लियर, लेकिन आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा टाइम ले रहा है, तो उस सिचुएशन में भी इनइलास्टिक होगी, ठीक है। तो अगर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो उस सिचुएशन में भी इनइलास्टिक, क्योंकि सब मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस इतनी नहीं बढ़ी होगी, लेकिन आप क्या करोगे, आप सप्लाई ज्यादा कर लोगे। ठीक है, इसको एक और सिनेरियो से भी देख लें कि अगर मार्केट में आपकी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, कम टाइम में आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, कौन से दोनों पॉइंट अबू बकर, मैं बताता हूँ। शॉर्टर अगर आपकी एक और से, अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर आपकी एक और एंगल से भी देख लो, मार्केट की प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, तो आपकी सप्लाई में फिर इंक्रीज आएगा, इस तरह पे बनेगी। फॉर एग्जांपल प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई, ये आपकी एग्जिस्टिंग प्राइस, ये आपकी क्वांटिटी, ठीक है, ये आपकी प्राइस, प्राइस में स्मॉल सा इंक्रीज आया जब कम, लेकिन चूंकि आप शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कम टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करो, तो आप सप्लाई भी ज्यादा करोगे, तो इस सिचुएशन में आपकी फिर परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकती है कि अगर फॉर एग्जांपल कम टाइम में आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर ली और थोड़ी सी प्राइस बढ़ गई ना, तो उधर तो प्रोडक्शन तो हो रही ना ज्यादा, तो आप फिर मार्केट के अंदर ज्यादा सप्लाई करोगे, डिमांड फॉल्स। यार मैंने आपसे कहा अबू बकर भाई कि अगर मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड गिरती है, मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड गिरती है, जबकि मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा है, तो जब सप्लाई ज्यादा होगा और डिमांड कम होगा तो ऑटोमेटिकली उधर सरप्लस सिचुएशन आती है, यानी सरप्लस, मार्केट में सरप्लस प्रोडक्ट्स आपका पड़ा है, तो आप क्या करोगे, सरप्लस उठा लोगे और गोदाम में स्टोर कर लोगे, कि जब इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो तब, जब लोग इसकी डिमांड करेंगे, प्राइस बढ़ जाएगी तो तब मैं इसकी सप्लाई करूंगा। तो इसमें ये था। तो ये पॉइंट क्लियर है ना जी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। सो आई रिपीट कि अगर शॉर्टर टाइम पीरियड हो और मार्केट के अंदर थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ जाए और आपकी प्रोडक्शन भी
बेक से ज्यादा हो रही है, ठीक है ना, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आप सप्लाई भी ज्यादा करोगे। सो अगर मार्केट के अंदर प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ जाए, स्लाइटली सी भी प्राइस बढ़ जाए, तो आप फिर क्या करोगे, प्रोडक्शन तो वैसे भी ज्यादा हो रही है ना, तो आप सप्लाई ज्यादा करोगे, और उस सिचुएशन में सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी, या परफेक्टली इलास्टिक भी आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी प्राइस में इंक्रीज आया और प्रोडक्शन बेक से ज्यादा हो रही है, तो आप सप्लाई ज्यादा कर लोगे। लेकिन अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो, तो जब प्रोडक्शन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लेगा, तो आप फिर अगर प्राइस मार्केट में बढ़ भी जाए लेकिन आपके पास तो प्रोडक्शन ही अवेलेबल नहीं, तो उस सिचुएशन में इलास्टिक सिचुएशन हो सकती है। अगर आप किसी बिजनेस को इजीली एग्जेक्ट कर सकते हो, दूसरा बिजनेस छोड़ सकते हो, तो अगर फॉर एग्जांपल आप एग्जेक्ट करोगे, मार्केट के अंदर सप्लाई प्राइस गिर गई, आपने सप्लाई भी कम कर दी क्योंकि आपने बिजनेस छोड़ दिया, दूसरी बिजनेस तो इलास्टिक। लेकिन अगर आप इजीली एग्जेक्ट और इंटर नहीं हो सकते दूसरे बिजनेस में, तो उस सिचुएशन में इनइलास्टिक होती है। तो होप्स हो कि थोड़ा बहुत ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो यहां से जी ये इंपॉर्टेंट एरिया है, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो वो आपसे ये पूछ सकता है, ये तो वो आपसे 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए इसको ना वो आपसे पूछ सकते हैं कि पूछे शाबाश। तो इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। अच्छा, अब मोमेंट्री पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड और लॉन्ग रन पीरियड। अब हम इसको ना पीरियड के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि ये है क्या। यार मोमेंट्री पीरियड वो टाइम पीरियड होते हैं जिसमें आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। एक मूवमेंट के लिए आपने सप्लाई की, लेकिन अगर अचानक मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ भी जाए ना, अगर अचानक मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ भी जाए, तो आप सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। शॉर्ट पीरियड, वो शॉर्ट से भी कम पीरियड के लिए, एक दिन के लिए या एक मूवमेंट के लिए। इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इधर इसने जो नीचे डायग्राम दिया ना, इसको मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा, जब आप इसको कंबाइन करोगे ना तो फिर इस तरह का डायग्राम बनेगा। मैं आपको बताता हूँ कि मोमेंट्री पीरियड बहुत कम टाइम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें आपकी सप्लाई जो होती है ना वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, इस तरह अगर आप देखें तो एक डायग्राम हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर इस सिचुएशन में फॉर एग्जांपल ये मार्केट के अंदर डिमांड, ये मार्केट के अंदर सप्लाई, और ये हमारे पास मार्केट के अंदर आ जाएगा प्राइस, ठीक है, पी, और ये हमारे पास क्वांटिटी। अब अचानक मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि मोमेंट्री पीरियड में हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। एक मूवमेंट के लिए अचानक डिमांड बढ़ गई, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि पेरिशेबल आइटम्स की, एक फ्रूट्स आता है फॉर एग्जांपल एप्पल मार्केट के अंदर, फॉर एग्जांपल 100 kg, जस्ट एज्यूम, ठीक है जी। और फॉर एग्जांपल ये उसकी इक्विलिब्रियम मार्केट में नॉर्मली इक्विलिब्रियम पॉइंट ये रहता, लेकिन अचानक रमजान का महीना आया और 100 kg मार्केट में आ रहे थे, इससे ज्यादा नहीं आ सकते क्योंकि उसके प्रोडक्शन में टाइम लगता है ना, ठीक है, और उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने में भी टाइम लगता है। तो अचानक अगर मार्केट सप्लाई तो कांस्टेंट रहेगी हमारी, परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगी, हम मजीद सप्लाई तो नहीं कर सकते, लेकिन जब मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट उसका हमारे प्राइस पे आएगा, ऑटोमेटिकली हमारी प्राइस बढ़ेगी। क्लियर जी। तो कहने का मतलब यह है कि मोमेंट्री टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है कि जिसमें आप सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। अगर मार्केट के अंदर सब डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली हमें मजबूरन प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर अगर आप देख लें इधर, तो ये जो डायग्राम है ये वाला, ये आपकी परफेक्टली इलास्टिक ये वाला, ठीक है जी। और ये अगर डिमांड बढ़ रहा है ये तो ये डायग्राम हमारे मोमेंट्री पीरियड को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो ये मोमेंट्री पीरियड को, ये उसने मोमेंट्री पीरियड और शॉर्ट नोट दोनों को इकट्ठा, तीनों को इकट्ठा किया, मैंने आपको अलग वो बना दिया। तो जब आप
अलग-अलग बनाएंगे और इंशाल्लाह फिर कंबाइन करेंगे तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। सो मोमेंट्री पीरियड में काइंडली कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब शॉर्ट रन पीरियड। शॉर्ट रन पीरियड वो पीरियड होता है कि अगर मार्केट के अंदर हमारी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक तो नहीं होगी लेकिन इनइलास्टिक होगी। परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगी लेकिन क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। मैं आपको बताता हूं कि फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर शॉर्ट रन पीरियड वो टाइम पीरियड है कि अगर डिमांड के अंदर थोड़ा सा डिमांड के अंदर चेंज आ जाए ना, तो हम फुली डिमांड को तो फुलफिल नहीं कर सकते लेकिन डिमांड का कुछ पोर्शन फुलफिल करके ना हम सप्लाई थोड़ी बहुत सप्लाई कर सकते हैं। मोमेंट्री पीरियड में तो हम बिल्कुल सप्लाई नहीं कर सकते थे ना, ठीक है जी। लेकिन शॉर्ट रन पीरियड में हमारे पास इतना टाइम होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं कि परफेक्टली इन इलास्टिक में मोमेंट्री पीरियड में तो 100 kg आते थे ना, ठीक है जी। और उस सिचुएशन में फॉर एग्जांपल डिमांड बढ़ गई थी 200 kg की, तो हमने तो 100 kg से नहीं बढ़ाए, सप्लाई तो परफेक्टली इन इलास्टिक रही लेकिन मजबूरन हमारी प्राइस फिर मोमेंट्री पीरियड में बढ़ गई थी। लेकिन शॉर्ट रन पीरियड वो टाइम पीरियड होता है कि नॉर्मली मार्केट के अंदर 100 kg आता है लेकिन अचानक एक दिन वो डिमांड पहुंच गई 200 kg पे, तो हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा होगा या इतना टाइम होगा कि हम 200 का 200 kg तो फुलफिल नहीं कर सकते, इसकी डिमांड तो फुलफिल नहीं कर सकते लेकिन हम ना 130 kg तक डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 30 kg एक्स्ट्रा मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा सकता हूं, मेरे पास इतना टाइम है अभी कि मैं 200 kg की जो डिमांड थी ना 30 kg मजीद में मार्केट के अंदर प्रोड्यूस कर सकता हूँ। इतने मेरे पास इतना शॉर्ट टाइम पीरियड है कि मैं 30 kg प्रोड्यूस कर सकता हूँ। क्लियर जी? तो इस सिचुएशन में हमारे पास कर्व किस तरह बनेगा यार? इस सिचुएशन में हमारे पास जो मेरे पास सप्लाई कर्व बनेगा वो परफेक्टली इलास्टिक कर्व नहीं बनेगा, वो कुछ इस तरह बनेगा मेरे पास कर्व, वो तकरीबन कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट के अंदर पहले प्राइस ये थी डिमांड ये था तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट, लेकिन अगर मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती है और साथ में थोड़ी सप्लाई भी करता हूं तो प्राइस इतनी नहीं बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल प्राइस थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी लेकिन इतनी नहीं बढ़ी जिस तरह मोमेंट्री पीरियड में पढ़ा था हमने। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि शॉर्ट रन पीरियड में मेरे पास इतना थोड़ा बहुत टाइम होता है कि मैं कुछ ना कुछ सप्लाई मजीद कर सकता हूं, जबकि मोमेंट्री पीरियड में मेरे पास टाइम नहीं होता। सही है? तो इसका जो कर्व बनेगा वो ये वाला है कि ये हमारे पास इनइलास्टिक सप्लाई है, ये मेरे पास जो देखें आप, ये मेरे पास ये कर्व, ठीक है, और ये मेरे पास डिमांड कर्व। तो अब आप देख लें कि जब मोमेंट्री पीरियड था तो मेरे पास जब प्राइस बढ़ गई थी तो ये प्राइस थी मोमेंट्री पीरियड में, जबकि शॉर्ट रन में मेरे पास प्राइस ये है, क्योंकि शॉर्ट रन में कुछ ना कुछ मैं सप्लाई करता हूं ना, तो प्राइस फिर इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी कि मोमेंट्री पीरियड में बढ़ी थी। तो अब आप देख लें, ये डिफरेंस देख लें, ये डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस। तो मोमेंट्री पीरियड और शॉर्ट रन पीरियड में ये फर्क है। अब आप पूछे शाबाश। मोमेंट्री में तो हम बिल्कुल सप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, लेकिन शॉर्ट रन पीरियड में मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है कि मैं कुछ ना कुछ मजीद सप्लाई कर लूँ, ताकि अगर मैं सारा डिमांड फुलफिल नहीं कर सकता, कोप अप नहीं कर सकता, तो मैं कुछ ना कुछ तो कर सकता हूं ना। तो इसलिए इसमें आपका कर्व इलास्टिक बनेगा। तो उन्होंने सारे डायग्राम वो परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक और ये इस तरह इन्होंने एक ही डायग्राम में आपके लिए मर्ज की। तो एक एक आप बनाएंगे अलग अलग, तो इंशाल्लाह फिर ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब लॉन्ग पीरियड जी, इनमें कोई कंफ्यूजन जी? जी अबू बकर सरदार, अवैस, आयशा, दाऊद, हफ्सा, शाह, बच्चे पूछे।
बाकी यार समझ जैन हारिस। हाँ, लॉन्ग पीरियड, यार लॉन्ग पीरियड वो पीरियड होता है ना कि जिसमें मेरे पास काफी टाइम होता है कि अगर मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ भी जाती है तो मेरे पास टाइम ज्यादा होता है कि मैं उस डिमांड को ना फुली फुलफिल कर लूं, और मेरे पास सप्लाई भी इलास्टिक होती है उसमें। तो अगर मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी भी तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उसको प्रोड्यूस कर लूं और उस डिमांड को मैं फुलफिल कर लूं। तो इस सिचुएशन में देखिए आप, द टाइम पीरियड इन विच सप्लाई हैज फुली एडजस्टेड टू चेंज इन डिमांड, की डिमांड में अगर चेंज आएगा भी ना तो मेरे पास टाइम हो कि मैं उसकी सप्लाई करके ना उस प्रोडक्ट को ना मैं प्रोड्यूस करके मार्केट में डिमांड को फुलफिल कर दूं। ठीक है जी। तो इसमें जो आपका कर्व बनेगा भाई मेरे, तो इस सिचुएशन में आपका कर्व तकरीबन कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है। तो ये आपकी सप्लाई इलास्टिक होगी, जो ये जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे। सो अगर डिमांड पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो अगर डिमांड बढ़ेगी भी ना तो ये प्राइस हो जाएगी। ठीक है ना। तो मार्केट के अंदर प्राइस इतनी नहीं बढ़ेगी जितना मोमेंट्री पीरियड में और बाकी वो उस पीरियड में शॉर्ट रन में बढ़ी थी। तो इसका जो कर्व होगा ना भाई मेरे, इसका कर्व ये होगा अपना लॉन्ग रन के लिए इलास्टिक का, ये कर्व होगा मेरे भाई ये। ठीक है, जो ये पर्पल कलर, ठीक है जी। और अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था तो प्राइस ये हो जाएगी। तो अब आप देखें कि मोमेंट्री पीरियड से भी और शॉर्ट रन पीरियड में भी से भी उसकी प्राइस कम है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम है, डिमांड हो रही है, आप सप्लाई कर सकते। तो जब डिमांड और सप्लाई कोप अप करेंगे तो प्राइस रिलेटिव एक दूसरे के करीब करीब रहेंगे। तो ये डायग्राम था जो उसने मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के हवाले से आपसे वो डिस्कस किया कि मोमेंट्री टाइम पीरियड क्या होता है, शॉर्ट रन। वो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो आपसे इतना बड़ा डायग्राम एक सवाल में पूछेगा, लेकिन हाँ वो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि यार मोमेंट्री पीरियड में सप्लाई क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, इलास्टिक, पर फिर भी। तो यहाँ से उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स का वो चांसेस ज्यादा बन सकता है इस सिचुएशन में। ठीक है, ये इस सिचुएशन में ये, तो यहाँ से वो ऑब्जेक्टिव बना सकता है, बन भी सकता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा सवाल, इतना बड़ा डायग्राम आपसे वो एक ही पूछेगा। ठीक है ना। तो ये आप जरा देख लें, अनटेस्टेड एरिया है, ऐसा ना हो कि यार पूछ लें। लेकिन इस चैप्टर में उसके पास काफी चॉइसेस मौजूद है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पढ़ना है क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया ना। तो आप लोगों ने टाइम और सप्लाई, यार ये वही बात करके, अगर आपके पास टाइम कम है तो सप्लाई इन इलास्टिक होगी, डिमांड ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप सप्लाई कर सकते हो, और वो वही पुरानी बात है, उसने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा हुआ। तो पूछ ले भाई आप। कुछ भी नहीं तो आगे जाते हैं फिर। प्राइस स्टेबिलिटी देखें, कुछ प्रोडक्ट की नेचर ऐसी होती है ना कि उसकी प्राइस डेली बेस पे फ्लक्चुएट या वोलेटाइल होती है, मतलब अप्स एंड डाउन उसमें ज्यादा होता रहता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि उसकी प्राइस डेली बेस पे नहीं, मंथली या शायद क्वार्टरली या सेमी क्वार्टरली या एनुअली बेसिस पे चेंज होती रहती है। या अगर मोस्ट कंट्री में देखें तो वो ईयरली बेस पे चेंज होती रहती हैं। तो दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें एक वोलेटाइल, जिसकी उसमें वोलेटिलिटी यानी फ्लक्चुएशन अप्स एंड डाउन्स प्राइस में ज्यादा होती है, और कुछ प्रोडक्ट्स की नेचर ऐसी होती है कि जिसमें वोलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस या अप्स एंड डाउन्स इतना जल्दी जल्दी नहीं होता, वो कुछ टाइम के बाद। तो वो उसने मुख्तलिफ उसने यहाँ दो प्रोडक्ट्स आपको दिए, मिल्क, और एक उसने नीचे मेरे ख्याल से राइस या व्हीट दिए। वो कह रहा है कि यार मिल्क की मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें नंबर ऑफ सप्लायर ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। नंबर ऑफ सप्लायर ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से, और प्राइस भी
डेली बेस पे अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं। तो इस सिचुएशन में हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? और उसने नीचे एक और मार्केट दी है कि जिसमें उसने कौन की मार्केट दी है, कौन भी मकई है, ज्वार वगैरह, ठीक है ना, कि जिसमें ईयरली बेसिस पे उसकी प्रोडक्शन होती है, क्योंकि मकई साल में तकरीबन एक ही दफा उगती है, इसकी प्रोडक्शन साल में एक दफा होती है और इसकी प्राइस भी तकरीबन साल में एक ही दफा अप्स एंड डाउन होती है। तो उस सिचुएशन में डायग्राम किस तरह बनेंगे? तो इधर इन्होंने जिक्र किया है कि वो प्रोडक्ट जिसकी प्राइस में वॉलेटिलिटी ज्यादा, यानी मिल्क मार्केट की उसने मिसाल दी है, और उसमें नंबर ऑफ सप्लायर्स ज्यादा होते हैं। तो अगर मार्केट के अंदर थोड़ी भी प्राइस बढ़ जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो सप्लाई ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में क्या, किस तरह डायग्राम बनेगा? तो इधर आप जरा देख लें, पहले इनको जरा पढ़ लेते हैं कि फेयरलेस कंपिटेटिव मार्केट होती है, ठीक है, ज्यादातर मिल्क मार्केट की कंपटीशन ज्यादा होती है। सो इफ देयर इज ए स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है ना। So there are a lot of firms able to supply in the market and consequently if the price increase slightly quantity will increase. So अगर थोड़ी सी भी प्राइस में चेंज आ जाता है तो नंबर ऑफ सप्लायर तो ज्यादा होते हैं ना, तो जिसकी वजह से हो क्या जाता है कि सप्लाई मार्केट के अंदर ज्यादा हो जाती है। द डिमांड फॉर मिल्क इज नीदर स्पेक्टेकुलरली इलास्टिक या इन इलास्टिक, ना परफेक्टली इलास्टिक होती है ना परफेक्टली इन इलास्टिक। मैं आपको समझाता हूँ, कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो आपकी डिमांड होगी वो ना बिल्कुल इस तरह होगी परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, और ना परफेक्टली इलास्टिक होगी, ना इस तरह होगी, ठीक है ना। तो इस बात का मतलब ये है, बल्कि इलास्टिक होगी, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगी, बल्कि इलास्टिक होगी, जिस तरह इलास्टिक कर्व नॉर्मली इस तरह बनता है। अब ठीक है जी, अब आप देखिए मार्केट के अंदर जब सप्लाई ये थी, ये हमारे पास सप्लाई, ठीक है जी, और डिमांड ये थी, तो ये हमारे पास प्राइस ये था। फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर 100 केजी की जो सप्लाई होती तो प्राइस उसकी ना 70 थी, लेकिन थोड़ी सी मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ गई, ठीक है ना, तो डिमांड ने यहां से यहां मूवमेंट की, देखिए डिमांड में कितना चेंज आया, लेकिन प्राइस में फॉर एग्जांपल वो 70 से ना 80 पे पहुंच गई। फॉर एग्जांपल वो ना 160 पे, 160 केजी मार्केट के अंदर जब 160 केजी की डिमांड हो गई, तो देखो प्राइस 70 से 80 पे पहुंच गई, और ये आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट कि जिसमें नंबर ऑफ सप्लायर्स ज्यादा होते हैं और जिसकी प्राइस डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है, तो अगर उसकी डिमांड में ज्यादा भी चेंज आ जाए, क्लियर जी, लेकिन जब डिमांड में ज्यादा भी चेंज आए तो चूंकि नंबर ऑफ सप्लायर ज्यादा होते हैं, सप्लाई ज्यादा करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो प्राइस में चेंज तो आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा। तो इस डायग्राम की समरी ये थी जी। आप पूछिए, आप शाबाश। ठीक, सो जिधर नंबर ऑफ सप्लायर ज्यादा होंगे, तो अगर उस टाइम डिमांड बढ़ भी जाती है ना, तो प्राइस फिर इतनी पीक पे इतनी हाई या इतनी इंक्रीज उसमें नहीं आएगा। जी बाकी भी जवाब दे दीजिए। ठीक है, बाकी भी आंसर दे तो मैं दोबारा करा देता हूँ। पहले हमने ना हफ्सा समझना है कंसेप्ट को इस तरह समझना है हमने कि वो मार्केट, वो प्रोडक्ट की मार्केट जहां प्राइस डेली बेस पे चेंज होती रहती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल मार्केट और मिल्क मार्केट, और इसमें नंबर ऑफ सप्लायर भी ज्यादा होते हैं। सो अगर किसी दिन मार्केट के अंदर थोड़ी सी भी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो था ना सप्लाई कर्व था, ठीक है जी, ये हमारे पास डिमांड कर्व था, और मार्केट के अंदर ये प्राइस चल रही थी, क्लियर जी। अब अचानक एक कंपेन चला कि यार जो दूध होता है ना वो सेहत के लिए अच्छा होता है, और इस XYZ इस तरह की बातें हेल्थ डिपार्टमेंट वालों ने फॉर एग्जांपल एक कंपेन चलाया, और ये कोरोना से बचाता है और जस्ट जूम दैट, और इससे इम्यून सिस्टम
स्ट्रांग होता है, फला देखा, ठीक है ना, जो भी उन्होंने बातें की, लोगों में शऊर पैदा हो गया कि यार इससे इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और हमने ना ज्यादा दूध लेना और पीना है, और ठीक है, ताकि कोरोना से हम मुकाबला कर सकें। अचानक हुआ है कि मार्केट के अंदर जब डिमांड में इजाफा हुआ, ठीक है, तो डिमांड ने यहाँ से यहाँ जंप लगा लिया, क्वांटिटी में इंक्रीज आया। उसूलन क्या होना चाहिए था, प्राइस भी बढ़नी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन हुआ